हेलो विवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एड लर्निंग बाय निशा। आप में से बहुत से लोग अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर DSSB, KVS, NVS, TGT, PGT, UGC नेट, UPTGT, PGT और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ से आपसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल, यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट इकोनॉमिक्स सर्वे के, जो आपसे हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे का मतलब क्या है। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, बेसिकली एक इकोनॉमी ने पूरे साल कैसा परफॉर्म किया है। एक साल के अंदर हमारी इंडिया ने अलग अलग सेक्टर में क्या क्या परफॉर्मेंस रही, यानी उस पूरे साल में इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा रहा, इंडस्ट्री सेक्टर कैसा रहा, सर्विस सेक्टर कैसा रहा, कैसा उन्होंने परफॉर्म किया। उसके बेसिस पे फिर आगे की प्लानिंग की जाती है। तो बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे एक तरीके से पूरी हमारी इकोनॉमी का एक रिपोर्ट कार्ड होता है। पूरे साल का एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है कि हमारी कंट्री ने इस पूरे साल में, इस एक साल के अंदर कैसा परफॉर्म किया है, हर सेक्टर के अंदर क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या अचीव कर पाए हैं, क्या क्या अचीव नहीं कर पाए हैं, और उसके बेसिस पे फिर आगे प्लानिंग की जाती है। तो आप सभी जानते हैं कि जो इकोनॉमिक सर्वे है वो पार्लियामेंट में हमेशा बजट से एक दिन पहले प्रेजेंट होता है। हमारा बजट जो है वो हर साल 1 फरवरी को प्रेजेंट होता है। आप जानते हैं 2017 के बाद से ही इंडिया में हर साल बजट 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो इसी एक दिन से पहले जो वर्किंग डे होगा, उस दिन हमारा इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा। क्लियर। तो पहले एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट किया जाता है, जहां पर पूरी इकोनॉमी का एनालिसिस किया जाता है, अलग अलग सेक्टर्स को एनालाइज किया जाता है, समराइज किया जाता है, उसको एग्जामिन किया जाता है, और फिर उसके बेसिस पे आगे बजट में क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या कहाँ पे क्या क्या काम करना है, वो फ्यूचर स्टेप्स लिए जाते हैं। क्लियर है। तो आपको याद रखना है, इसको बोला जाता है इकोनॉमिक सर्वे। और हमेशा ये पार्लियामेंट में बजट से एक दिन पहले प्रेजेंट होता है। और बजट का प्रेजेंट होता है हर साल 1 फरवरी को होता है। कब से हो रहा है? 2017 से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे कौन प्रेजेंट करता है? इसको प्रेजेंट करते हैं हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो आपसे पूछा जाए कि इस बार का इकोनॉमिक सर्वे किसने प्रेजेंट किया, तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इस टाइम पर कौन है? निर्मला सीतारमण। साथ साथ आपसे पूछा जाए कि इस बार का बजट किसने प्रेजेंट किया, तो वो भी इन्होंने ही किया है। इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट दोनों हमेशा प्रेजेंट किए जाते हैं बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो 2022 का जो है वो किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया है? हम निर्मला सीतारमण द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इकोनॉमिक सर्वे, इस बार का जो 2022 का इकोनॉमिक सर्वे किया गया है, इसका थीम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका थीम क्या रखा गया है? तो इसका थीम रखा गया है द एजाइल अप्रोच। एजाइल अप्रोच का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी काम होता है, कोई प्रोजेक्ट आपको करना है, उस प्रोजेक्ट को अलग अलग फेजेस में करना, अलग अलग स्टेप्स में करना, मिलजुल कर करना, कोलैबोरेट होकर करना, ताकि उसको सक्सेसफुली अचीव किया जा सके। तो 2022 का इकोनॉमिक सर्वे भी है, उसका जो थीम है वो क्या है? द एजाइल अप्रोच। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कब से, किस ईयर से इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो है वो अलग अलग दिन प्रेजेंट किए जाते हैं। तो आपको याद रखना है, इंडिया में 1964 से पहले इकोनॉमिक सर्वे और बजट हमेशा साथ में प्रेजेंट होता था। बट 1964 के बाद इसको अलग कर दिया गया, और हर साल इकोनॉमिक सर्वे बजट से प्रेजेंट होने से पहले एक दिन प्रेजेंट किया जाता है। कब से हो रहा है? इट इज स्टार्ट फ्रॉम 1964। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक सर्वे क्या मेजर करता है। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या मेजर करता है कि पूरे साल में हमारी कंट्री के अंदर कैसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट रही, हमारी कंट्री की परफॉर्मेंस कैसी रही, जो जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यूज़ किए थे क्या वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाए, उनके आउटपुट क्या क्या रहे, साथ साथ गवर्नमेंट ने जो अलग अलग पॉलिसीज़ अडॉप्ट करी थी, जो इनिशिएटिव्स लिए थे, वो किस हद तक सक्सेसफुल हो पाए, वो सारी चीज़ें जो है इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू एग्जामिन की जाती है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि इस इकोनॉमिक सर्वे को तैयार कौन करता है। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने का काम है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर का, बट उसको तैयार कौन करेगा? इतना बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, इसको रेडी कौन करेगा? ऑब्वियसली जो एक्सपर्ट होगा इसके अंदर। क्लियर? तो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय के अंदर एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट को बोला जाता है इकोनॉमिक डिवीजन। क्लियर? फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, आप जानते हैं वित्त मंत्रालय बहुत बड़ा, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक डिवीजन। इकोनॉमिक डिवीजन का काम होता है इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर करना, उसको तैयार करना। बट ये इकोनॉमिक डिवीजन जो सर्वे तैयार करेंगे, किसकी गाइडेंस के अंडर किया जाएगा? सीईए, यानी जो इंडिया का चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है, मेन इकोनॉमिक एडवाइज़र है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, उनकी गाइडेंस के अंदर ही इकोनॉमिक डिवीजन जो है इस इकोनॉमिक सर्वे को तैयार करेगा। क्लियर? एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो किसकी गाइडेंस के अंदर जो तैयार किया गया है। बेसिकली आपको याद रखना है कि इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो किसी भी सीईए के अंडर नहीं किया गया। कोई भी इस टाइम पे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र नहीं था जिसकी प्रेजेंस में इस इकोनॉमिक सर्वे को तैयार किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अभी इस बार नया चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का कौन बना है। ठीक है, इस बार के जो नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है वो कौन बने, उनका नाम आपको याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक लेटेस्ट जीके का क्वेश्चन है। उनका नाम है वी अनंता नागेश्वरन। वी अनंत नागेश्वरन जो है नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बने हैं इंडिया के। तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि ओवरऑल पूरी इकोनॉमी पे इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई। तो सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया कि 2021-22 का जो रियल जीडीपी रहेगा वो रहेगा 9.2%, और नेक्स्ट ईयर के लिए इसको एस्टिमेट किया गया है कि वो 8 से 8.5% के बीच में रहने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट इसमें बात की गई है कि एग्रीकल्चर सेक्टर और जितने भी अलाइड सेक्टर थे इंडिया के वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे थे, यानी कोविड-19 पेंडेमिक आने के बाद भी एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो इससे कम अफेक्टेड हुआ था। सबसे लीस्ट इम्पैक्ट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पर देखने को मिला। क्लियर? और ये भी एस्टिमेट किया जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो 3.9% से ग्रो करेगा। नेक्स्ट बोला गया कि इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कि सर्विस सेक्टर जो है इस कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर पे खास इम्पैक्ट नहीं देखा गया। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो नॉर्मली ग्रो कर रहा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड कि फिस्कल डेफिसिट कितना रहेगा। तो इसमें बोला गया कि फिस्कल डेफिसिट कितना था? 6.8% ऑफ जीडीपी। क्लियर है? यानी 6.8% ऑफ जीडीपी जो है वो टारगेट रखा गया। अब देखिए, कोविड चल रहा है, गवर्नमेंट की जो रेवेन्यूज़ थे वो क्या हो रहे थे? कम हो रहे थे। उस टाइम पे गवर्नमेंट के जो डेट थे बढ़ रहे थे, यानी गवर्नमेंट की बोरिंग्स बढ़ रही थी, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं था, गवर्नमेंट खर्च कर रही थी, जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में इसकी बात की गई है। नेक्स्ट बोला गया कि इकोनॉमी में जो है वो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बोला गया है कि बीओपी जो है वो सरप्लस में रहा। बीओपी सरप्लस में इंडिया का क्यों रहा? क्योंकि इंडिया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आ रहे थे, जिसकी वजह से बीओपी सरप्लस में देखने को मिला। नेक्स्ट बात की गई है, अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन आप जानते हैं दो तरीके से मेजर होते हैं, सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो जो सीपीआई देखा गया, यानी जो रिटेल देखा गया, वो कंट्रोल में था। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो कंट्रोल में रहा, वो 5.2%। और आप जानते हैं कि आरबीआई का टारगेट रहता है कि जो इन्फ्लेशन है वो 2 से 6% के बीच में होना चाहिए। तो समवट हम 5.2% रहे, तो यानी इंडिया में देखा गया कि सीपीआई कंट्रोल में था। लेकिन डब्ल्यूपीआई जो था, होल सेल प्राइस इंडेक्स, बहुत बुरी कंडीशन में था, लगभग 12.5% देखा गया। इसको कम करने की कोशिश की जा रही है। साथ में फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो फूड इन्फ्लेशन जो है वो कम हो गए, कहाँ पहुँच गया? 2.9%।
नेक्स्ट देखा गया इस साल की जो एनपीए है, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, ऐसे असेट्स जो ये बेसिकली बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का मतलब क्या होते हैं? ऐसे असेट्स जिस पर बैंक को 3 महीने से यानी 90 डेज तक ना तो लोन का अमाउंट रिसीव हुआ है, ना ही उस पर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो वो सारे एसेट्स क्या हो जाते हैं? एनपीए में चले जाते हैं। तो इस साल देखा गया कि जो बैंक के एनपीए है वो भी क्या हो गए? कम हो गए, चाहे वो ग्रॉस एनपीए हो चाहे नेट एनपीए है, वो देखने को कम मिला। साथ साथ जो रिस्क कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो है वो भी क्या हो गया? बढ़ गया, यानी 16.54% पहुंच गया। यानी एक तरीके से इकोनॉमी में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। साथ साथ बोला गया कि इस साल जो बेसिकली नेक्स्ट ईयर 2022-23 में इंडिया का जो जीडीपी 8 से 8.5% के बीच में रहने का टारगेट है, बट इसमें ये भी कंडीशन रखी गई है कि इसको हम तभी अचीव कर पाएंगे जब इकोनॉमी में किसी भी तरीके की डिस्ट्रप्शन नहीं होगी, इकोनॉमी में कोई लॉकडाउन नहीं होगा, नॉर्मल ईयर होगा, ठीक है। साथ साथ कोई भी एक तरीके का इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन नहीं होगा, देन ओनली हम जो है इस 8 से लेके 8.5% के टारगेट को अचीव कर पाएंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया कि इस साल जो है वो लिक्विडिटी इकोनॉमी में हमारा जो लिक्विडिटी सिस्टम है सरप्लस में देखने को मिला। रेपो रेट 4% पे मेंटेन रहा, रिवर्स रेपो रेट 3.5% मेंटेन रहा। साथ साथ हम जानते हैं कि हमारा कोविड-19 का इम्पैक्ट इतना एग्रीकल्चर सेक्टर पे देखने को नहीं मिला, बट हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो और ज़्यादा ग्रो करे, तो इसके लिए इकोनॉमिक सर्वे में कुछ सजेशंस दी गई थी। जैसे बोला गया कि जितने भी एलाइड सेक्टर्स है जैसे एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज, इन पर ज़्यादा फोकस किया जाए। साथ साथ बोला गया जो स्मॉल होल्डिंग्स टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, यानी आप जानते हैं इंडिया में जितने भी ज़्यादातर इंडिया में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है, छोटे किसान हैं, ठीक है, उनके पास छोटी छोटी होल्डिंग्स होती है, छोटी छोटी ज़मीनें होती है, और ज़िंदगी भर वो उसी छोटी ज़मीनों पे काम करके क्या करते हैं? ऐसी रह जाती है। तो बोला गया कि स्मॉल होल्डिंग्स को और ज़्यादा डेवलप किया जाए, साथ साथ नई नई टेक्नोलॉजीज़ को लाया जाए, ताकि वो छोटे से लैंड पर भी काम अगर करे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो। थर्ड बोला गया कि सिर्फ ऐसा नहीं करना कि कुछ ही चीज़ों को सिर्फ जो नॉर्मल क्रॉपिंग है उसको करना है, साथ साथ उन्होंने बोला डाइवर्सिफिकेशन लाया जाए। आप बाकी चीज़ों पे ध्यान दें, आप पल्सेस को भी ग्रो करें, ऑयल सीड्स को भी ग्रो करें, हॉर्टिकल्चर्स, फ्लावर्स, इन सब को भी ग्रो करें, ताकि एक अच्छा इकोनॉमी को जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस प्रोडक्शन भी बढ़े और प्रोडक्टिविटी भी बढ़े। तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे में बात की गई थी इसके रिगार्डिंग। बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, 400 पेज से भी बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, बट एग्ज़ाम में यहीं से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने इस वीडियो में कवर करे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत सफिशिएंट रहने वाली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, टॉपिक आपको समझ आया होगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई अपकमिंग वीडियोज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।